अन्नदाता अन्नदाता मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक और अच्छी क्वालिटी के आम के उत्पादन के लिए बाग में जरूरी कार्य। चने की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट व रोगों के नियंत्रण व उपाय। देर से प्याज की रोपाई के समय और बाद में किए जाने वाले जरूरी कार्य। आम को फलों का राजा कहा जाता है, जिसकी मांग अपने देश के अलावा विदेशों में भी ज्यादा है। अतः अधिक लाभ लेने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के आम का उत्पादन करना होगा और इसके लिए बाग में अपनाए जाने वाले कुछ तकनीकी बातों पर ध्यान देना होगा, जिस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर सीपी सिंह। किसान भाइयों, आज मैं आपको गुणवत्ता युक्त आम का फल किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे देशों में भेजकर, विदेशों में भेजकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। देखिए, इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जो आम होता है, जो एक्सपोर्ट जिसको कर सकते हैं, उसका वजन 250 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम जो कल्चरल ऑपरेशंस करते हैं, सस्य क्रियाएँ करते हैं आम के बागों में, वो उचित हों। कोई किसी प्रकार के खरपतवार जो बहुवर्षीय होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत से कीट ऐसे होते हैं जो उन्हीं पे पनपते हैं या जीवित रहते हैं। वो बाद में आम की जो फसल आती है तो उसको भी नुकसान करते हैं। ऐसे ही एक कीट है जिसको हम कहते हैं कड़ी कीट। कड़ी कीट जो है, आपने देखा है, जहाँ फल लगा होता है वहीं चिपका रहता है और रस चूसता रहता है, और वो जो रस चूसता है वो फलों के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। फिलहाल ये, क्योंकि ये समय है, कड़ी कीट निकल चुका है और पेड़ों की टहनियों पर चढ़ चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये कीट दिसंबर के महीने में पेड़ों पर चढ़ते हैं और उसी समय इनका प्रबंधन करने से सही ढंग से नियंत्रण हो पाता है। अगर आपने यह कार्य नहीं किया है तो इस समय रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस संदर्भ में आप इस समय मार सकते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और सफ़ेद सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, उस समय मारना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको एक छिड़काव कर सकते हैं हम, चाहे क्विनोलफॉस ले लें, इमिडाक्लोपिड ले लें, और इसका छिड़काव हम प्रत्येक शाखा मुख्य तने 8 सप्ताह करें तो इस अवस्था में इसको मारा जा सकता है। और यही समय है जिसका नियंत्रण करने का, इस समय जो छिड़काव करने से ही नियंत्रण हो सकता है। दूसरा, आजकल आप देख रहे हैं कि मौसम में बहुत बदलाव हो रहे हैं। कभी धूप तेज निकलती है, कभी बादल होते हैं, कभी थोड़ी बहुत वर्षा हो जा रही है। तो ये जो सब कारक हैं, इससे एक बीमारी पैदा होती है जिसको कहते हैं हम खर्रा रोग
या पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो फल फूल आ रहे हैं वो इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जो मौसम इस तरह का चल रहा है, ये इसके लिए बहुत ही अनुकूल मौसम है। अतः इसकी रोकथाम हेतु हम कैराथेन या सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सल्फर ले रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और अगर कैराथेन ले रहे हैं तो 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बना करके हम छिड़काव करें। और इसके लिए हमको कम से कम 2 से 3 छिड़काव करने आवश्यक होते हैं 15 से 20 दिन के अंतर पर। इसी समय देखा गया है कि जब तापमान बढ़ता है तो एक कीड़ा बहुत नुकसान करता है, जिसको कहते हैं आम का फुदका या मैंगो हॉपर। इस कीट का प्रकोप लगभग सभी क्षेत्रों में आम के फल वृक्षों पर होता है और इस समय आम के मोटे तनों और शाखाओं पर इस कीट को आसानी से देखा जा सकता है, जो फलों के उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जो फूल आता है उस फूलों में नुकसान करता है और वहाँ से रस चूसता है। रस चूस के फिर उसको छोड़ता है, तो एक शहद का सा रस होता है जो पत्तियों पे, फलों पे जम जाता है। तो इसके नियंत्रण हेतु हम कोई इंसेक्ट कीटनाशी ले सकते हैं, जैसे मोनोक्रोटोफॉस है, इमिडाक्लोपिड है। इनका हम बदल बदल कर अगर छिड़काव करें तो इसको नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप इमिडाक्लोपिड ले रहे हैं तो लगभग वो 70 से 75 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करें। लेकिन जब कीटनाशी का छिड़काव करते हैं तो इस बात को हम ध्यान रखते हैं कि बोर पूरी तरह से खिला ना हो। अगर 50% तक बोर खिला है उसी समय तक छिड़काव करें। अगर आप पूरे खिले हुए बोर पर छिड़काव करेंगे अवस्था में, तो उस अवस्था में हमारे जो परागकारक कीट होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है, खास तौर से आपका दशहरी किस्म में, कि फल जो है फटना शुरू कर देते हैं या अंदर से काले पड़ते हैं, पूरे स्वस्थ हो जाते हैं, जो कि एक्सपोर्ट के लिए कतई उपयुक्त नहीं होते हैं। अतः हम इस समय जब फल बनना शुरू होते हैं, बनने के बाद जब सरसों के दाने के बराबर हों, उस समय हम बोरेक्स का छिड़काव करें, क्योंकि ये सब बोरोन की कमी के कारण होता है। और इसके लिए हम 8 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप सोलुबोल ले रहे हैं तो 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव करेंगे जब फल का आकार मटर के दाने के बराबर हो जाए, और तीसरा छिड़काव आप करेंगे जब मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको कंचा जैसे होता है, उस स्थिति में आ जाए, उस समय छिड़काव करें। और साथ ही साथ अगर जब फल बनता है उस समय हमको आधी मात्रा नाइट्रोजन की पानी लगाने के बाद बाग में अवश्य देनी चाहिए। आधी मात्रा का मतलब लगभग 1 किलो नाइट्रोजन प्रति पेड़ पूर्ण वयस्क। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व के पूर्ति के लिए आप 2 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग एक फल वृक्ष के लिए करें, और यूरिया का प्रयोग तभी करें जब वृक्ष पर फल पूरी तरह से लग जाए। इससे क्या होता है, फल का आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है और फल स्वस्थ उत्पन्न होते हैं, जिनको हम बाहर भेज सकते हैं और अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि जब फल बनना शुरू होते हैं और शुरू की अवस्था में बहुत ज़्यादा फल बनते हैं, लेकिन ये फल जब बनते हैं, जब चना मटर के आकार के होते हैं, उस समय से गिरना शुरू करते हैं। आम के बाग में बौर तो खूब आते हैं और छोटे छोटे फल भी बहुत लगते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अप्रैल के महीने में फल झड़ने लगते हैं, जिससे किसान परेशान हो जाते हैं। किसान भाइयों, फलों के झड़ने से परेशान ना हो, बस इतना ध्यान रखें कि अधिक फल ना गिरे। अगर आपको लगे कि फल अधिक गिर रहे हैं तो आप इन बताए उपायों को जरूर अपनाएं। और जब गिरना शुरू करते हैं तो आपने देखा है कि अंत में जाके वो एक बौर पे 1 या 2 फल ही मिलते हैं। तो हम, और कोई बौर तो ऐसे होते हैं जो खाली हो जाते हैं। अतः हम इनको किस तरह से बढ़ा सकते हैं जिससे फल जो है कम गिरें और जो रुके हैं नंबर ज़्यादा रुकें।
तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम इन्हीं अवस्था में, जब फल छोटे आकार के होते हैं, चना मटर के आकार के होते हैं, उस समय हम NAA या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव कर सकते हैं। और इसके जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो प्लेनोफिक्स है, वर्धक है, इनको हम ले सकते हैं। और इनकी 4.5 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स को 5 लीटर पानी में घोल के अगर हम छिड़काव करते हैं तो इससे 20 से 25% फलों का रुकाव ज़्यादा हो जाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि लोग बहुत कम पानी देते हैं। देखिए, क्योंकि पानी, जो वयस्क पेड़ होते हैं, लगभग 250 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अतः इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमेशा बाग में हल्की सी नमी जरूर बनी रहे, उसी हिसाब से आप पानी देते रहें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जो किसान चने की खेती किए हैं उसमें इस समय मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से कुछ कीट व रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। किसान भाइयों, यदि इनका नियंत्रण नहीं करेंगे तो फसल कमजोर हो जाएगी और ऐसी फसल से कम उपज हासिल होगी। तो इस समय चने की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी। पहले मैं कीटों के संबंधित आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा। फसल बढ़ने लगती है उस समय एक हमारी चने की इल्ली, ग्राम पार्ट बोरर जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। लगभग सभी फसलों में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। तो जैसे शुरुआती अवस्था में इनकी इल्लियाँ छोटी छोटी अवस्थाएं रहती है, तो ये पत्तियों को खाती हैं, फूल को खाती हैं, और बाद में जब फसल में हमारे चने या पलपट की अवस्था आ जाती, फली बनती है, तो उसमें गोल आकार का छेद बना करके इल्ली फली के अंदर प्रवेश करती है और हमारे पूरे दाने को खा करके हमारा नुकसान पहुंचाती है। तो कीट के नियंत्रण के लिए हमको, जैसे कि हम शुरुआती अवस्था में गर्मी की गहरी जुताई मई के महीने में करेंगे, जिससे हमारा काफ़ी कुछ नियंत्रण हो सकता है। जो हमारे पुराने पूर्व में अवशेष पड़े रहते हैं उसको हम हटा देंगे, तो इनकी अवस्थाएं उनमें छिपी रहती हैं, मिट्टी में छिपी रहती हैं। इन अवस्थाओं को कम करके हम नियंत्रण कर सकते हैं। समय से बुआई हम करेंगे। समय से बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच अगर कर लेते हैं तो हमारा इसमें इस कीटों के प्रकोप में हम थोड़ा सा उनको कम कर सकते हैं। जैसे हम फसल चक्र अपना लेंगे, 3 से 4 साल का अगर हम दीर्घकालीन फसल चक्र अपनाते हैं तो नियंत्रण हो जाता है। हम क्या करते हैं कि हमारी जो फसलें रहती हैं, जैसे उसमें टी आकार की खूंटी आप देख रहे हैं, इसको लगाएंगे तो इस पे पक्षी बैठ करके इल्लियों को खाते हैं, इससे हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये हमारा फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है, इस फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सेप्टा लगाते हैं और 25 दिन के अवधि पे हम उसको कपड़े की सहायता से हटा करके बदलते रहते हैं। इसमें गंध रहती है, इसकी चने की इल्ली की जो वयस्क होता है उनकी गंध रहती है, उसमें मादा की गंध रहती है, और नर आकर के इसके अंदर आकर्षित होता है, उसको हम बंद कर लेते हैं और मार करके अलग कर सकते हैं। उनको मार करके कहीं गड्ढे में दबा देंगे। ये लाइट ट्रैप लगा हुआ है, ये भारत सरकार NCIPM नई दिल्ली से बनाया गया है। इसमें हानिकारक कीट आते हैं और लाभदायक कीट इसके अंदर नहीं जाते हैं। इसमें इन कीटों को इकट्ठा कर लेंगे, इसके अंदर आकर्षण रहता है, इसके बाद में इनको हम इकट्ठा करके कीटों को मार सकते हैं। हम रोग रोधी प्रजातियां भी, जैसे JG 11, JG 14, JG 16, JG 63, JG 130, इस तरीके की प्रजातियों का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल अच्छी होगी और इन कीटों का आकर्षण उस फसल में कम होता है। जैसे कि उसमें हम जैसे नीम आयल है, नीम आयल का इस्तेमाल करेंगे। इल्ली की थोड़ी सी अवस्था बढ़ जाती है, प्यूपा में बदलने की, संखी में बदलने की अवस्था पे पहुंचती है, तो उस समय थोड़ी सी हमको कड़ी दवा की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे इंडाक्साकार 14.85 की आएगी, उसकी 500 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इस्तेमाल कर लेंगे तो नियंत्रण हो जाएगा। चने की फसल में कुछ रोगों का भी प्रकोप होता है।
जिनके कारण चने के पौधे अचानक ही पीले पड़कर सूखने लगते हैं और हमारे किसान इन रोगों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाते और उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का बुवाई के समय से ही उचित तरीके से नियंत्रण करें। अब हम रोगों पर जाते हैं। रोग हमारे जो 2-3 हमारे प्रमुख रोग हैं वो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें एक कॉलर राट होता है। ये फसल की करीब 20 से 25 दिन की अवस्था पे जब पौधे छोटे, उसमें हम देखते हैं पहचान ये है कि पौधा छोटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा, पौधा पीला जैसा रहता है, उसमें फल फूल आने की स्थिति नहीं रहती है, वो कॉलर राट होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो रोग होता है, जैसे ही हमारी फसल में फूल आने लगते हैं, फलियां आने लगती हैं, उस अवस्था पे पौधे की 1-2 टहनियां सूखने लगती हैं। उस पौधे को उखाड़ते हैं, तने को फाड़ करके देखते हैं तो उसमें भूरी भूरी धारियां दिखती हैं। वो फ्यूजेरिया मार्क्सिस्पोरम फफूंद से होता है, जिससे हम उगठा कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारी फसल को, चूँकि उस अवस्था पे ज़्यादातर हम देखते हैं कि फल की स्थिति होती, फली लगने लगती है, फूल आने लगता है, उस समय हमारे पौधा प्रभावित होता है, आर्थिक नुकसान होता है। और तीसरी अवस्था उसके कुछ दिन बाद आती है, जिसे ड्राई रूट राट कहते हैं, शुष्क जड़ सड़न। ये राइजोक्टोनिया बटाटिकोला फफूंद से आती है। ये 3 प्रमुख रोग हैं, इससे हमारी फसल बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। और इन सब चीज़ों के लिए हम एकीकृत रोग प्रबंधन अपनाएंगे, जिसमें से हमारी प्रमुख रूप से गर्मी में गर्मी की गहरी जुताई करेंगे तो इन तीनों के जो बीमारियां, इसके फफूंद हमारी जमीन पर पड़े रहते हैं, वो अधिक तापमान गर्मी से वो फफूंद खत्म हो जाएगा। बीज उपचार, शुरुआत में हमको बीज उपचार की आवश्यकता पड़ती है। ट्राइकोडर्मा पाउडर 4 ग्राम प्लस बीटावैक्स पावर 1 ग्राम, इसको मिला करके शाम के समय छायादार स्थान पे बीज में अच्छी प्रकार से मिला करके उसको दूसरे और तीसरे दिन बुआई करते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्याज की खेती इस समय बड़े पैमाने पर की जाती है। जो किसान भाई प्याज की देर से नर्सरी में बुवाई किए थे, वो तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह अवश्य कर ले, लेकिन पौधे मिट्टी में अच्छी तरह से लग जाएं और आगे भी पौधों की बढ़वार ठीक ढंग से हो, इसके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे आप, आइए जानेंगे कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह से। जिन किसान भाइयों ने प्याज की नर्सरी डाल ली है, वो ये ध्यान रखें कि जब भी रोपाई के लिए तैयारी करें तो पहले तो खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें। 4-5 हैरो करने के बाद उसको अच्छी तरह से समतल कर लें और अगर गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसमें करीब 20 टन गोबर की खाद 1 हेक्टेयर के लिए मिला दें और इस तरह से अपने खेत को तैयार कर लें। इसके अलावा बुआई से पहले नाइट्रोजन की करीब 100 ग्राम मात्रा, फास्फोरस की करीब 40 किलोग्राम और पोटास की करीब 60 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इन तत्वों की पूर्ति के लिए 220 किलोग्राम यूरिया, 80 किलोग्राम डीएपी और 100 किलोग्राम एमओपी इत्यादि उर्वरकों का प्रयोग 1 हेक्टेयर खेत में पूरी फसल अवधि में करते हैं। रोपाई के पहले आप डीएपी और एमओपी की पूरी मात्रा और यूरिया की 80 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग करें। ये ध्यान रखें कि जब भी आपको रोपाई करनी है उससे पहले नर्सरी में 1 हफ्ते पहले सिंचाई बंद कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो पौध है वो थोड़ी सी कड़े वातावरण के लिए तैयार हो जाएगी और इस तरह से आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी। और जिस दिन आपको रोपाई करनी है उस दिन आप पौधशाला में हल्की सी सिंचाई कर दें। इससे जब आप पौध को उखाड़ेंगे तो उसमें जो है जड़ टूटेगी नहीं। तो इसके लिए आप जब भी पौधशाला में सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा गहरी सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी आती हैं। किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि जब रोपाई करनी है दिन के समय आपको रोपाई नहीं करनी है, रोपाई आपको शाम के समय करनी है जब धूप थोड़ा कम हो जाती है और उस समय आप पौध को जब रोपाई करते हैं तो पौध जो अच्छी तरह से खेत में लगते हैं। पौध को उखाड़ने के बाद आप थोड़ा सा इसमें एक फंजीसाइड होता है डाइथेनियम 45 या मैनकोजेब,
इसका घोल बना लें, करीब 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल बना लें। और जो आपने पौधे उखाड़ रखी हैं उसको करीब 20 से 25 मिनट के लिए उसमें भिगो के रख दें। इससे जो विभिन्न प्रकार की फफूंदी से आने वाली बीमारियां हैं उससे बचाव होता है। जड़ों को थोड़ा सा सुखा लें, सुखाने के बाद इसकी रोपाई करें। रोपाई के लिए आपको जो दूरी रखनी है वो करीब पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी है और जो पंक्तियों से दूरी रखनी है वो करीब 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी है। तो इस तरह से आप अपने प्याज की पौध लगाते हैं तो उसकी रोपाई जो है अच्छी होती है। इसके बाद रोपाई के तुरंत बाद आप इसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई करते समय ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं होना चाहिए, हल्की सिंचाई करें और रात भर इसको छोड़ दें और सुबह आप देखेंगे कि जो है ये आपकी पौध जो है अच्छी तरह से लग गई है। पौधों की जो देखभाल करनी है वो ये है कि आपको खरपतवार से इसको मुक्त रखना है। खरपतवार से मुक्त करने के लिए आपको एक रसायन स्टाम्प नाम से आता है जिसकी करीब 3.3 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़कनी है और ये छिड़काव आपको 4 दिन के अंदर ही करना है रोपाई के। तो इससे जो है एक निराई गुड़ाई जो खुरपी से हो सकती है वो बच जाती है। किसान भाइयों, यदि आप खरपतवारों के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो रोपाई करके सिंचाई के बाद दूसरे या तीसरे दिन पेंडिमेथिलीन दवा का प्रयोग करें। इसके बाद आप जो है अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी कि अगर उसमें खरपतवार है तो एक निराई गुड़ाई आप खुरपी से भी कर सकते हैं। इससे जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर उसमें उतनी खरपतवार की दिक्कत नहीं होती है। किसान भाइयों, जो शुरुआत में आपने खाद दी है उस खाद में नाइट्रोजन की जो मात्रा 100 किलोग्राम जो बताई है वो आपको करीब 1/3 मात्रा देनी है और बाकी जो 2 मात्राएं हैं वो 40 और 45 दिन के अंतर पे उसको देना है। यानी कि आपकी बुआई के 40 दिन बाद एक आप दे दें और उसके बाद 60 दिन के बाद दूसरी मात्रा जो नाइट्रोजन की है उसको डाल दें। इससे जो आपकी जो फसल है वो तेज़ी से बढ़ेगी और आपकी फसल लगभग 100 से 120 दिन की होती है जिसमें कि कंद अच्छी तरह से बैठते हैं। कंदों को बैठने के लिए जो तापमान चाहिए वो करीब 20 से लेके 25 डिग्री चाहिए। उस समय आपकी कंद की जो साइज होता है, जो आकार होता है वो अच्छा हो जाता है। किसान भाइयों, आपकी फसल जो प्याज की है उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कीड़े लगते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ नुकसान बीमारियों और कीड़ों द्वारा होता है। तो पहली तो बीमारी ज़्यादातर ये आती है कि इसमें कुछ पौधे सड़ जाते हैं या गलन शुरू हो जाती है। उसके लिए जैसा मैंने बताया आपको कि आप बेबेस्टिन रसायन का उपयोग कर सकते हैं। करीब 2.5 ग्राम पाउडर लेके आप 1 लीटर पानी में घोल लें और उसके बाद इसको जहाँ पर भी इस तरह की बीमारी का प्रकोप दिख रहा है वहाँ पर इसको पूरी तरह से तर कर दें, इससे बीमारी रुक जाएगी। इसके अलावा इसमें जो बीमारी आती है वो एक बैगनी रंग का धब्बा होता है, वो बीज की कमी की वजह से आता है। तो बीज का जो उपचारण नर्सरी में डालने से पहले इसको आप अच्छी तरह से बेबेस्टिन या थीरम या कैप्टान नामक जो दवा बाजार में उपलब्ध है वो करीब 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको अच्छी तरह से उपचारित कर लें। तो ये बैगनी रंग का जो धब्बा आता है पत्तियों पे उसका प्रकोप जो है कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं, जैसे थ्रिप्स लगता है। थ्रिप्स से बचाव के लिए आपको बाज़ार में एक अच्छी दवा उपलब्ध है इमिडाक्लोरोपिड, उसका उपयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड करीब 0.3 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें और 1 हेक्टेयर के लिए आपको करीब 600 से 700 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप अगर छिड़काव करते हैं तो आपको अपनी फसल से कीड़ों से बचाव होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है औड़िहार गाजीपुर के नंद किशोर यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में अफारा की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कुछ सिस्टमिक डिजीज हैं, जैसे कि आपका एक ब्लोट, फ्रोदी ब्लोट प्रमुख रूप से, जिसको कि हम अफरा कहते हैं, ये बीमारी बहुत होती है। इस समय ज़्यादातर लोग अगोला या बरसिम खिलाते हैं क्योंकि वही होता है, केवल वही चारे के रूप में, और इससे गैस फर्मेंटेशन बहुत होता है, उसमें कुछ प्रोटीन होता है, तो फ्रोदी ब्लोट बन जाता है और वो रिस्पांस उसका नहीं आता है। तो इसलिए
कभी कभी उसका जो है इलाज करने के लिए कभी कभी रूमिनोटॉमी करके उनके कंटेंट को निकालना पड़ता है। अन्यथा जो आम जो है सरफेक्टेंट है या एंटासिड हैं या सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उनको देने के बाद जैसे डाइमेथिकॉन है, सिलिकेट, DOSS है, ढेर सारी दवाइयां हैं जिनसे कि आप जो है गैस को रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ जैसे मैंने बताया प्रोदी ब्लोट के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सरफेक्टेंट देना पड़ता है, जैसे टर्पेंटाइन आयल है या फार्मलिन है। इसको 25 से 30 ml स्वीट आयल में और पानी में मिला करके इसको कंसंट्रेट नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, और डायरेक्ट उसके जानवर के रूमेन में डालते हैं, कैनुलेशन करके ट्रोटकार एंड कैरुला पास पंक्चर करते हैं और उसके अंदर डालते हैं। फिर वो जो प्रोद होता है जो बबल में वो आपस में ट्रैप कर जाता है, वो निकल नहीं पाता, तो जब इसको इस्तेमाल करते हैं वो धीरे धीरे गैस बबल रिलीज होता है। अन्यथा ऐसे जानवर जो प्रोदी ब्लोट, पास्चर ब्लोट से ग्रसित होते हैं, वो जानवर की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। उनका श्वसन या रिस्पिरेशन सिस्टम फेल होने के कारण है, क्योंकि पेट इतना फूल जाता है जानवर का और डायफ्राम काम नहीं करता है। तो इसलिए ऐसे जानवर का इलाज इमरजेंसी बेसिस पे करना चाहिए। यहाँ तक कि पॉस्चर ब्लोट से जानवरों का पेट फूलने के कारण पॉस्चर में ही मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह की पर-एक्यूट समस्या है, पर-एक्यूट डिजीज है, और जो हाई मोर्टेलिटी से संबंधित है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और उसके सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम लागत में कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई करके अधिक आय कैसे लें? गेहूं की विभिन्न अवस्था वाली फसलों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।